तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज की इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज आप सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न। ये गाइस एमसीक्यू ही नहीं बल्कि ये एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव दोनों होने वाला है। मतलब आप सबों का आज का इस वीडियो में समझ लीजिए कि 1 नंबर का लगभग 20 प्रश्न और 3 और 5 नंबर के प्रश्न का मैं सॉल्व कराऊंगा सब्जेक्टिव में। तो यार वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए। इसके बाद मैं जो है आप सबों के लिए इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लाता रहूंगा, लेता आऊंगा और आप सबों को समझ में आ जाएगा। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो, सबको बताओ कि इस चैनल पर जो है फिजिक्स की तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों इससे पहले मैं अभी तक क्या क्या तैयारी करा चुका हूं सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों आप लोग एक वीडियो जैसे देखो नहीं, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बस एक ही वीडियो देख के एग्जाम हॉल चल जाते हैं। तो एक वीडियो आपको नहीं देखना है। अभी तक मैंने फिजिक्स पर लगभग 15 या 20 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने प्लेलिस्ट में। फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, चैनल पर फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर के देखें। उसमें सबसे पहले मैं मॉडल पेपर जो कोडरमा की तरफ से आया हुआ है उसको सॉल्व करा, तीनों सेट को, ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। उसके बाद आपका चैप्टर वाइज फिजिक्स का चैप्टर 1 से लेके 15 तक का पूरा मैं सॉल्व करा दिया हूं एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसको भी देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखें। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है 2017 फिजिक्स, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है और नीचे क्या कौन से प्रश्न है वो सब्जेक्टिव। तो यार एक्सप्लेनेशन के साथ आप सबों के लिए स्पेशल वीडियो, ठीक है। बस आप सबों के लिए यार मेहनत कर रहा हूँ, एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना है। 25,000 फटाफट बना दो, ठीक है, 25,000 सब्सक्राइबर कर दो। चलिए शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी का यूनिट भैया क्या होगा, तो वोल्ट पर मीटर। देखिए ऑप्शन नंबर ए वो करेक्ट होगा। दोस्तों एक बात देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में 22 तारीख को आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तो यार पढ़ ले बढ़िया से ना, अच्छे से पढ़ना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P is lying along a uniform electric field E. The work done in rotating the dipole by 90 degree is, मतलब यहाँ बताना है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट, मतलब इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो मोमेंट वो P है, P से इंडिकेट करते हैं। इज लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो है लाई करता है कहाँ पे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। ई में लाई करता है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। यहाँ देखिए समझा रहा हूँ, हाँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे जो है वो लाई करता है। अब यहाँ पर निकालना है आपको वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री। मान लीजिए उस डाइपोल को 90 डिग्री में रोटेट करते हैं, 90 डिग्री में रोटेट करेंगे, उसके बाद जो है वर्क डन वो कितना होगा, ठीक है। तो वर्क डन आपको यहाँ पर निकालना है सिंपली। तो वर्क डन का कितना हो जाएगा आपका, पीई हो जाएगा, नॉर्मली है ना, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, तो पीई होगा पी साइन थीटा, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ रुकिए 1 मिनट, हाँ चलिए 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। 3 कैपेसिटर्स इच ऑफ कैपेसिटेंस सी, 3 कैपेसिटर्स हैं, तीनों का कैपेसिटेंस कितना है गाइस, सी है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, उन सबों का जो इक्विवेलेंट वो कैपेसिटेंस वो कितना होगा। तो देखिए 3 कैपेसिटेंस है जो कि जिसका कैपेसिटेंस सबका सी है, तो वो जब सीरीज में कनेक्टेड है तो आप इस फॉर्मूला से आपको निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा सिंपली, जब निकालोगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इस प्रकार से, ठीक है। तो मतलब सी ही है तीनों का कैपेसिटेंस। तो नॉर्मली जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो क्या आएगा, C/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस वो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस का वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 सेल्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 and E2 D and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलल कनेक्टेड है। इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो उसको क्या हो जाएगा इसका, अगर 2 यहाँ पर दिया हुआ है देख सकते हैं R2 और R1, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, आपको जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस दिया हुआ है E1
Ne2। तो E1R2 फॉर्मूला होता है प्लस E2R1। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। रिपीट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो गाइस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। टाइम बहुत कम है इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको, है ना। बस जितना हो पा रहा है उतना मैं कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत वीडियो बनाना है आपको, ठीक है। लगातार मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप सबों के लिए बस। चलिए आगे देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज ई एंड मास एम इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इट्स एक्सेलरेशन विल बी। इसका एक्सेलरेशन गाइस कितना होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर गाइस सी, जो आपका ऑप्शन नंबर ये है सी, ये होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इतना होगा स्मॉल ई मल्टीप्लाइड कैपिटल ई बाय एम। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट हम लोग। द इम्पीडेंस ऑफ एल आर सर्किट। तो इम्पीडेंस कितना होता है एल आर सर्किट में, है ना, ये होता है √10r² प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फटाफट। इफ फाई बी द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट। अगर फाई जो है वो फेज डिफरेंस होगा अल्टरनेटिंग करंट का, एंड ईएमएफ देन द पावर फैक्टर, तब जो पावर फैक्टर वो क्या होगा। तो आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, तो पावर फैक्टर क्या होगा उस टाइम, उसमें होगा cos फाई, ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। In a step-up transformer, the numbers of turns in the primary and secondary coils are respectively N1 and N2. Then तब क्या होगा, तब गाइस वो जो है N2 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, N1 से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। तो आगे देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कितना होगा आपको ये बताना है। तो वो पैरेलल रहता है किसके, ई क्रॉस बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मैग्नेटिक फील्ड के। तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 11 देखेंगे। द लेंथ ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। तो यहाँ पर लेंथ निकालना है किसका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट जब हम लोग करते हैं तो F0 इंटू कितना होगा FE। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं फटाफट। एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज। तो एनर्जी ऑफ ए फोटोन, मतलब फोटोन का जो एनर्जी है जिसका वेवलेंथ लैम्डा हो उसका कितना होगा, मतलब वेवलेंथ लैम्डा वाले फोटोन का एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो कितना होगा, तो फोटोन का क्या होता है एचमी होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। तो जब हम लोग एनर्जी के फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होगा, hc/λ। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना वो करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 13। बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग। क्या बीटा पार्टिकल में कौन से फास्ट मूव करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फास्ट, क्या इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जी बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फास्ट मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखते हैं कि व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन। जब एक फॉरवर्ड बायस को जो है पीएन जंक्शन में अप्लाई किया जाता है इट, तब क्या होगा, तो लोवेस्ट द पोटेंशियल बैरियर। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी, लोवेस्ट द पोटेंशियल बैरियर वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 15 देखते हैं। द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नंद गेट। तो नंद गेट के लिए बुलियन एक्सप्रेशन कौन सा है, तो A.B इक्वल टू वाई, मतलब ये इनपुट है दो और ये आपका आउटपुट है। तो ये आपका नंद गेट के लिए, तो गेट में पहले बता चुका हूँ, आपको देखना है प्लेलिस्ट में होगा, कंप्यूटर साइंस वाला प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे ग्रुप बी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका सीधे तौर पे 2 नंबर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो देख लेना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो अभी अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सब्जेक्टिव पहला प्रश्न है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, 2017 का। अभी मैं और वीडियो लाऊंगा, टेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब आपको यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो रहता है उसका आपको डेफिनेशन देना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो इसका देखिए, इट रिफर्स टू द फैक्ट दैट द ऑब्जर्व चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यानी कि ध्यान दें, ये जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि ये जो है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल मतलब अगर हम बोलेंगे कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मेरा नाम चलिए वी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वी, ठीक है। तो जब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वी करेंगे
तो ये रहेगा कैसा, वी एन रहेगा, मतलब ये कोई भी नंबर जो है वो एन से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए इस प्रकार से। तो एन जो है वो 1 2 3 4 5 हो सकता है, तो 1v या 2v, समझ रहे हैं ना, तो वो ऐसे इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट रिफर्स टू द फैक्ट दैट द ऑब्जर्व चेंज इज ऑलवेज, जो चेंज होगा वो हमेशा जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई के मल्टीपल फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि 2e 3e 4e 5e, समझ में आ रहा है ना, इस प्रकार से। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, q बराबर प्लस माइनस वी ई नहीं लिखना है, प्लस माइनस एन ई, q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। तो ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। डिफाइन द टर्म्स मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ पर आपको टर्म्स जो है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको आपको डिफाइन करना है मेनली, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी सबसे पहले क्या होता है आपको ये बताना है। इसको हम लोग म्यू से इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को। इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी, ये एक ऐसा एबिलिटी होता है मेजर करने का, ऑफ अ मटेरियल, कोई भी मटेरियल का, टू सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन इटसेल्फ, जो अपने मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मेशन है वो अपने आप हो जिसमें हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है अपने आप, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। आगे देखते हैं, हेंस इट इज डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट द मटेरियल ऑब्टेन्स इन रेस्पॉन्स टू एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है गाइस, हेंस पर मीटर, हेंस पर मीटर। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन क्या देख रहे हैं, ये सब्जेक्टिव है सवाल। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फटाफट देखते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, इट इज मेजर ऑफ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल। इट इज मेजर, ये एक इस प्रकार का मतलब मेजर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में, मैग्नेटिक गुणों का कोई भी मटेरियल में। इट इंडिकेट्स वेदर अ मटेरियल अट्रैक्टेड इनटू और रिपल आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या इंडिकेट करता है कि वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट यानी कि सट रहे हैं आपस में सट रहे हैं यानी कि अट्रैक्शन, या फिर दूर दूर जा रहे हैं, ठीक है, या फिर उससे एकदम नजदीक आ रहे हैं, सट रहे हैं, या फिर भाग रहे हैं एक दूसरे से। तो ये कौन बताता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। इसको हम लोग एक्स से इंडिकेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फटाफट, ये 3 नंबर में आ सकता है आपका। द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज लेमिनेटेड, वाई, जो ट्रांसफॉर्मर का कोर रहता है वो लेमिनेटेड रहता है, क्यों। सो टू रिड्यूस दिस एडी करंट, जब हम लोग एडी करंट को रिड्यूस करते हैं, घटाते हैं, ट्रांसफॉर्मर कोर इज लेमिनेटेड, तब जो ट्रांसफॉर्मर कोर जो है वो लेमिनेटेड रहता है, एंड करंट इज मेड टू ट्रेवल इन अ सिंगल डायरेक्शन, और करंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए बनता है। आगे देखते हैं, इवन आफ्टर लेमिनेटिंग द कोर, जब कोर को जो है वो लेमिनेट किया जाता है उसके बाद, वी आर अनेबल टू रिड्यूस द एडी करंट, तब हम लोग जो एडी करंट को घटा नहीं सकते हैं कंप्लीटली, बट आर नॉट नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड, लेकिन पूरी तरीके से घटा नहीं सकते हैं, बट जो है उसका मैग्नीट्यूड वो नेग्लिजिबल नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आपका गाइस 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपको बताना है। मेंशन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि ईएम वेव्स। ए वेव produced by the acceleration of an electric charge and propagated by the periodic variation of intensities of usually perpendicular electric and magnetic field. A wave produces by the acceleration of an electric field, मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब देखो कोई जो वेव, जो कोई भी वेव रहता है वो प्रोड्यूस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन, त्वरण, एंड प्रोपोगेट्स बाय द पीरियडिक वेरिएशन, और वो प्रोपोगेट करता है किससे, पीरियडिक वेरिएशन से, है ना, वो जो कि इंटेंसिटी से होता है, ठीक है, यूजुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक, और जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहता है, कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इतना पता चल गया ना, तो इतना आप लोग अच्छे से तरीके से लिख दो ना, ये 3 नंबर मिल जाएगा। बट फिर भी देखते हैं प्रॉपर्टी, इसका गुण देखते हैं। चलिए ये जो है वो ट्रेवल करता है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो उसका कितना रहता है, 3 × 10⁸ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होता है। आगे देखते हैं, इट शोज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों को शो करता है।
इट इज ए ट्रांसवर्स नेचर, ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में। डिफाइन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब आपको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड रिजोल्यूशन पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसको डिफाइन करना है। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं। एन ऑप्टिकल सिस्टम, कोई भी एक ऑप्टिकल सिस्टम विद द एबिलिटी टू प्रोड्यूस इमेज विथ एंगुलर रिजोल्यूशन एज गुड एज द इंस्ट्रूमेंट्स थियोरेटिकल लिमिट। एन ऑप्टिकल सिस्टम, कोई भी एक ऑप्टिकल सिस्टम विद द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, जिसके पास ये एबिलिटी रहता है प्रोड्यूस इमेज, मतलब जो दृश्य है उसको प्रोड्यूस करने का विथ मतलब एंगुलर रिजोल्यूशन के साथ में बहुत अच्छा तरीके से, उसको क्या बोलते हैं एन थियोरेटिकल लिमिट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इफ एफ इज द फोकल लेंथ, मान लीजिए एफ जो किसी का फोकल लेंथ है दर्पण का ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम, देन द लीनियर वैल्यू ऑफ रे लाइट लिमिट ऑफ द रिजोल्यूशन, तब क्या हो जाएगा, तो ये रो आपका सिग्मा इक्वल टू 1.21 लैम्डा एफ बाई डी, तो ये हो जाएगा उसका रिजॉल्विंग पावर, है ना, रे लाइट का रिजोल्यूशन ऐसे निकलता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7 देखते हैं फटाफट हम लोग। चलिए न्यूक्लियर फ्यूजन, ये हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन ये बहुत बढ़िया आपका, ये आज मैंने आपको पहले बता रखा था, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में बताए थे चैप्टर नंबर 14 से शायद ना, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस आपको बताया था। न्यूक्लियाई चैप्टर में, एटम एंड न्यूक्लिया में आपको मैंने आपको बता रखा था, तो उसमें डिफरेंस है। चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है। द न्यूक्लियाई ऑफ सम एटम्स डिके बाय ब्रेकिंग इनटू 2 स्मॉलर मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। द न्यूक्लियाई ऑफ सम एटम्स, मतलब कोई भी एटम्स का जो न्यूक्लियाई रहता है, एटम्स का न्यूक्लियाई रहता है वो टूट जाता है 2 स्मॉलर मोर स्टेबल न्यूक्लियाई, 2 अलग अलग स्टेबल न्यूक्लियाई में ड्यूरिंग ए प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन। It is a process in which a large nucleus splits into 2 smaller nuclei with release in energy। तो ये होगा कुछ इस प्रकार से इसका उत्तर। अब आगे बताना आपको कि व्हाट इज सोलर एनर्जी, सोलर सेल सॉरी। तो सोलर सेल गाइस क्या होता है, मेंशन टू ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, ये 3 मार्क्स में गाइस पूछा जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सोलर सेल, ठीक है, पढ़ लेना आपको। इसके अंदर 5 मार्क्स के लिए भी स्पेशल वीडियो जरूर लाऊंगा, ठीक है। अ सोलर सेल ऑफ photovoltaic cell is an electrical device that converts the energy of light directly into electricity by the photovoltaic effect। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। फॉर चार्जिंग बैटरी, और दूसरा एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, इट इज़ यूज्ड टू सप्लाई पावर टू ट्रैफिक सिग्नल, मतलब ये ट्रैफिक सिग्नल का जो पावर है उस पर भी यूज किया जाता है। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है बट ये पूछा नहीं जा, मतलब गया था बट इस बार नहीं आ गया, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए यहाँ पे 9 हो गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी। आगे देखते हैं, अगला चैप्टर से भी हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स हम लोग एक साथ कराएंगे, शाम में वीडियो आएगी 5 मार्क्स वाला में, रेडी रहेंगे आप। 5 मार्क्स वाला वीडियो शाम में आएगी, तो उससे बस मैं कुछ बताऊंगा आपको, 5 6 10 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 में से आपका 2 भिड़ जाएंगे, तो 5 मार्क्स पर नहीं, मैं 3 मार्क्स पर आपको देखता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, हो गए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ यहाँ ये इम्पोर्टेंट है एगो, है ना, ये क्वेश्चन देखें। स्टेट किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए गाइस किरचॉफ्स लॉ वो क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज। स्टेट किरचॉफ्स लॉ, तो गाइस ये किरचॉफ्स लॉ होता क्या है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये आपको बताना है। और उसके बाद आपको ये बताना है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ, इस लॉ के हेल्प से आप लोग ऑब्टेन कीजिए कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के जो कंडीशन उसको बैलेंस करना है, इसको आपको सॉल्व करना। देखिए सॉल्व करते हैं। दिस आर 2 टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के 2 टाइप होते हैं, पहला है जंक्शन या फिर करंट लॉ, और दूसरा केवीएल यानी कि वोल्टेज लॉ या लूप लॉ। पहला होगा जंक्शन लॉ और दूसरा होता है क्या, लूप लॉ। तो ये दोनों लॉ होते हैं। चलिए पहला लॉ को हम लोग पढ़ते हैं अच्छे से। जंक्शन लॉ भैया क्या होते हैं, या फिर करंट लॉ। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ ऑल करेंट्स, मतलब इंटरिंग एनी पॉइंट और जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल करंट दैट पॉइंट, लिविंग दैट पॉइंट्स, ठीक है। आगे यहाँ पर लिविंग होगा, लिविंग दैट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जितना करंट वो जंक्शन किसको बोलते हैं, जंक्शन किसको बोलते हैं, देखिए रेल के बारे में आप लोग जानते हो, रेलवे स्टेशन के बारे में जानते हो,
रांची जंक्शन है ना, रांची जंक्शन, पटना जंक्शन। तो जंक्शन यानी कि क्या, वो मिड पॉइंट होता है। जितना सारा भी रेलवे प्लेटफॉर्म को सबसे बड़ा वहाँ पर जंक्शन रहता है, वहाँ पर बहुत सारा पटरियाँ होती है, मिड पॉइंट को ही बोलते हैं जंक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए ये जंक्शन आपका, यहाँ से ये करंट, इधर से करंट आ रहा है, ठीक है, और इधर से गाइस करंट वो जा रहा है। सॉरी उल्टा बन गया थोड़ा। यहाँ से मान लीजिए करंट इधर जा रहा है और एक में लीविंग जंक्शन को लीव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे देखिए करंट ये आ रहा है ना, ये करंट आ रहा है और ये दोनों जो है वो जा रहा है। जंक्शन यहाँ है, यहाँ देखिए यहाँ जंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, वो जा रहा है। तो ये जंक्शन लोग क्या बोलता है कि जो भी करंट वो जाता है ना, जाता है जंक्शन को छोड़ करके दूर अपने घर, है ना, ये जंक्शन इसको छोड़ के जाता है, वो जो है इक्वल रहता है जो जंक्शन आता है, सम दोनों की जोड़ का। तो अब देखें, मान लीजिए यहाँ देखिए फिगर देख सकते हैं, ये फिगर है, फिगर, अरे भैया, अरे वाइट का है हो जाता है, हाँ चल ठीक है, ये मान लीजिए फिगर है, ठीक है, देख सकते हैं ये फिगर है। यहाँ देखिए ये सब करंट जो है वो आ रहे हैं और ये भैया भाग रहे हैं, ये दोनों भाग रहे हैं, I4 I2 भाग रहे हैं और I3 और I1 वो जंक्शन में आ रहे हैं भैया। तो अब यहाँ पर देखें कि इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जो करंट आ रहे हैं ना उसको हम लोग प्लस से इंडिकेट करें, सॉरी देखिए जो करंट आ रहे हैं उसको प्लस से नहीं इंडिकेट यहाँ पर इस प्रकार से कर सकते हैं आप लोग। ये मान लीजिए I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4, ये I5। तो जो देखिए जंक्शन में जो आ रहे हैं ना उसको इस एक साइड लिखिए I1 प्लस I3, यही होगा, और जो जा रहे हैं उसको एक साइड लिखिए, तो I2 प्लस I4 प्लस I5 ऐसे। तो ये हो जाएगा क्या, वो जंक्शन लो। अब जब इधर आएंगे सब माइनस में हो जाएगा, ठीक है, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं, चलो सिंपल लैंग्वेज समझो। ये जंक्शन है, ठीक है, यहाँ दो करंट है जा रहा है और इधर से मान लो आ रहा है, जो जा रहा है उसका इक्वल जो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये I1 या I2 या I3 I4, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। तो ई वाला जब इस साइड आएगा ना तो क्या हो जाएगा, वो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव में बदल जाएगा। तो उस तरह वैल्यू आपको क्लिक करके इसका वैल्यू निकालना है। तो जंक्शन समझ में आया, चलो आगे देखते हैं लूप लॉ। इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज दैट इज PD across all elements and EMF for all sources in any closed electrical circuit is 0, ठीक है। तो ये जो क्या बोलता है, जिस सारा वोल्टेज के एल्जेब्रिक सम जो होता है ना, वो सब एलिमेंट के अक्रॉस में एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के वो इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए भी 0 होता है, ये आपको ये बताना है ना। चलिए और कुछ है नहीं, यहाँ पर आपको ये बताना है ना, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है कंडीशन फॉर बैलेंस पॉइंट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं दोस्तों एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा 5 मार्क्स पर, है ना, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। तो इस पर जो है मैं स्पेशल वीडियो एक वीडियो लाऊंगा 5 या 10 मिनट को होंगी, उसमें मैं आपको बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना है। आगे कुछ है नहीं, है ना। और हाँ एक चीज़, लेंस मेकर फॉर्मूला यार पढ़ लेना, आपको लेंस मेकर फॉर्मूला कराऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, लेंस मेकर फॉर्मूला आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए और कुछ है नहीं, है ना। इसके बाद जो है इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में देखिए डिफरेंस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये बहुत बार इसका जिक्र हो रहा है ना। तो चलिए इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन में इसमें हम लोग देखते हैं डिस्टिंग्विश, मतलब कि दोनों के बीच में जो है क्या डिफरेंस है। तो इंटरफेरेंस देखते हैं, इट इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फ्रंट ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज। ये किसके लिए होता है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फ्रंट, दो वेव फ्रंट के जो है सुपरपोजिशन के कारण होता है ना। और ये जो है सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, ये सेकेंडरी वेवलेट के सुपरपोजिशन के कारण होता है। सेकंड देखते हैं, इट इंटरफेरेंस पैटर्न डार्क फ्रिंजेस आर यूजुअली प्रोटेक्टेडली डार्क, मतलब जो ये डार्क फ्रिंजेस में रहता है वो पूरी तरीके से डार्क रहता है, लेकिन जो डिफ्रेक्शन में क्या होता है, डार्क फ्रिंजेस जो रहता है वो परफेक्टली डार्क नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा डार्क रहेगा, मतलब एक रहता है, हम समझा रहे हैं आपको, जैसे कि ये फुली डार्क हो गया, है ना, और एक थोड़ा सा डार्क रहेगा, थोड़ा डार्क रहेगा हल्का हल्का, तो उसको हम लोग ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं वाइट से, वो हल्का डार्क रहेगा, ठीक है, पूरा डार्क नहीं रहेगा। आगे देखते हैं,
इंटरफेरेंस बैंड्स आर इक्वली स्पेस्ड, वो इंटरफेरेंस जो बैंड्स रहते हैं वो कुछ स्पेस में रहते हैं, इक्वली एक ही बराबर स्पेस में। बट डिफ्रैक्शन इस वो जो रहते हैं बैंड्स आर अनइक्वली, मतलब वो रैंडम रहते हैं, एक कोई इतना बड़ा हो जाएगा, कोई छोटा, कोई और थोड़ा बड़ा, कोई और थोड़ा बड़ा। तो इस प्रकार से इसका ये डिफरेंस हो गया इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ओ नो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से अब अगला वीडियो आने वाला है आपका सब्जेक्टिव पर, उसको देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न। और इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, मजा आया तो एक लाइक का बटन जरूर बनता है। और अगला वीडियो बहुत जल्द आ रहा है यार, सब्सक्राइब करके रखें। बाय एंड टेक केयर दोस्तों।